नादरीन, प्रोग्राम सिंध की सकाफत के दिन के हवाले से आज हम HNN न्यूज़ के लाइव स्टूडियो में, मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली मंगरियो। और आज हम सिंध की सकाफत के दिन के हवाले से बात करेंगे। और आज सिंध की सकाफत के दिन के हवाले से पूरी सिंध में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है, जहाँ जहाँ पे सिंधी लोग बसते हैं, उन्होंने अपने दिन को सेलिब्रेशन वहाँ पे की उन्होंने। और आज के दिन को उन्होंने एज ए ईद के दिन के तौर पे मनाया। और इस सिलसिले में आज हमारे पास जो मेहमान शख्सियत हैं वो वाजिद अली भैयो साहब जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। वाजिद भैयो साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और उसके साथ हमारे पास शाज़मा अब्दुल कयूम साहिबा मौजूद है। हम आपको भी अपने प्रोग्राम जो है वेलकम करते हैं। और आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे मेहमान बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक युद्ध से है और युद्ध के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आइए, तो आज इनसे हम बात करते हैं कि सिंध के कल्चर को किस तरह से देखते हैं। वाजिद साहब, हम बात कर रहे थे सिंध के कल्चर के हवाले से कि सिंध का कल्चर रिच कल्चर है। और आज के दिन को सिंध में बसने वाले या जो सिंधी दुनिया में कहीं भी बसते हैं, वो अपने इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन को आपने किस तरह से देखा और आपने किस किस प्रोग्राम्स में आज जो है वो आप शामिल हुए? जी, सबसे पहले तो मैं पूरे दुनिया में रहने वाले सब सिंधी भाइयों को मैं आज का दिन बहुत बहुत मुबारक देता हूं, उनको कल्चर डे की। और रही बात कि आज के दिन की एक अहमियत एक थोड़ी अलग से है, वो ये है कि हम हर कौम का अपना अपना कल्चर होता है, लेकिन हमारी जो कौम है सिंधी कौम, वो 5000 साल पुराना एक हमारा एक बहुत रिच कल्चर जिसे कहा जाए, तो उसको सेलिब्रेट करने में मतलब अपना ही मज़ा है। तो आज के दिन पे एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में शिरकत की। सुबह से लेकर कुछ रैलियां थी जहाँ पे कुछ हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, कुछ जगहों पे हमें इनवाइट किया गया था। तो पूरा दिन एक बिजी शेड्यूल रहा हमारा। घर में भी सेलिब्रेशन हुई, जैसे कि कुछ हमारे देसी फूड्स वगैरह होते खाने होते हैं, वो भी आज के दिन पे हम उनको कहते हैं कि घर वालों को वो बनाएं ताकि एक पूरा का देसी टच आए। आज को देसी टच, और मेहमान भी आए होंगे और ये सारा सिलसिला मेहमान भी आए। एक ईद का दिन है आज, बिल्कुल एक हमारी एक कौमी ईद जिसे कहा जाए। बच्चों ने तैयारियां भी की होंगी, नए कपड़े लिए होंगे, बिल्कुल जिस तरह से दिसंबर जैसे ही स्टार्ट हो गया, तो जैसे रमज़ान में ईद की तैयारियां होती हैं, अगस्त में जश्न आज़ादी की तैयारियां होती हैं, तो इसी तरह से आगे दिसंबर से आते ही बच्चे जो थे वो बिल्कुल एक अजरक के रंग में रंग गए थे, उसकी तैयारियां शुरू कर दी। शाज़मा साहब, आप बताएं कि आपने आज के दिन को किस तरह से देखा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपकी टीम को आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और पूरी सिंध को और आपकी टीम को, आपको सभी को सिंध की सकाफत का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ तक रही हमारे सिंध की सकाफत की बात, ये हमारी सकाफत ही कुछ ऐसी है, इसका जो रंग है, इसकी जो खुशबू है, हमारी मिट्टी की खुशबू है, और इसकी जो सेलिब्रेशन है, वो ना चाहते हुए भी हर इंसान एकजुट जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई लैंग्वेज को नहीं देखा जाता, सब एक साथ मिलकर हमारी सिंधी सकाफत को मनाते हैं। अजरक टोपी पहनते हैं और खुद पुरजोश ये अंदाज होता है, जैसे कि अब पूरा शेड्यूल हमारा रहता है कि हमें आज कल्चर डे आने वाला है, ये 6 दिसंबर आने वाला है, तो हर इंसान अलग अलग तरीके से उसे सेलिब्रेट करने की कुछ रैलियाँ निकलती हैं। जैसे कल भी एक रैली थी वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के यहाँ पर, तो वहाँ पे इनविटेशन था, लेकिन कुछ मसरूफियात होती है, हर इंसान के अपने अपने वे होते हैं, तो वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी रैली निकाली। वहाँ पर दाऊद मार्ट तक की लोगों ने रैली रखी थी। आज हम रोज़मर्रा के मौक़ात देखते हैं, अगर हम आज के मौके पर देखें तो जगह जगह रैलियाँ थी, लोग उसको अपने अंदाज से मना रहे थे। बहुत से लोग अपने इवेंट करके अपना खुशी जाहिर करते हैं कि हमें अपनी मिट्टी से, अपनी सकाफत से कितनी मोहब्बत। बच्चे और बूढ़े औरतें बहुत ज़्यादा उस पर। नाज़रीन, हमारे मेहमानों से बात का सिलसिला चल रहा है, और उसके बाद हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे। जी वाजिद साहब, आप ओवरऑल जब आप इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ होते हैं, तो आप उन अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर सिंध के कल्चर को किस तरह से देखते हैं?
जी, जैसे कि आपने बात की इंस्टीट्यूशन की, तो मैं एक स्कूल का ऑनर भी हूँ, स्कूल भी है मेरा अपना। तो इस साल मुझे एक चीज़ कमी नज़र आई कि स्कूल बंद हो गए हैं, वरना स्कूल जैसे जब खुले होते थे तब बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे, पुरजोश होते थे इतना कि मतलब कि ये दिन आए और हम इसको सेलिब्रेट करें। तो बहुत बड़ी बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार रहता था बच्चों को, और हमारे स्टाफ को, हमारे टीचर्स को, हमारे बाकी जो लोग होते थे, पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करते कि ये दिन आप सेलिब्रेट करें अच्छी तरीके से। तो एक इदारे की हैसियत से मैं ये मालिक की हैसियत से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस तरह के दिन को सेलिब्रेशन के लिए उनको मौके दिए जाएं कि वो कर सकें, जिससे बच्चों में एक माना ये मौका देते कि बच्चे आज स्कूल आ जाते हैं और वो सेलिब्रेशन करते हैं। बच्चे आ सकते हैं। हाँ, एसओपीस के जरिए, जैसे कि शादियों की परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने कि 200 लोग एसओपीस के जरिए आप अपने कर सकते हैं प्रोग्राम्स। तो आज के दिन तो पूरी मतलब एक सिंधी कौम का एक ईद का दिन है, तो उसको दिया जाता है इजाज़त के उनको सेलिब्रेट कर सकते बच्चे। लेकिन उसके बाद साथ साथ जो हमारी जो यूथ की ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत मुझे उन पे फख्र है यूथ के, पाकिस्तान की यूथ के ऊपर, वो कितना बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में हिस्सा ले रही है आजकल। क्योंकि यूथ का काम क्या है, मैं एक यूथ एक्टिविस्ट में ये समझता हूँ कि हम हर जगह पे देखते हैं नेगेटिविटी, लेकिन हमें पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक 4 नेमतों से नवाजा है, 4 मौसमों से जब नवाज दिया, 4 मौसमों के साथ 4 कल्चर, 5 कल्चर हमें दे दिए, और सब कल्चर रिच हैं। हमारे सब कल्चर, चाहे वो पंजाब का हो, बलूचिस्तान का कल्चर हो, केपी का हो, ओवरऑल देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही जो है वो कल्चर पे गुलदस्ता है। बिल्कुल पाकिस्तान को हम कहते हैं गुलदस्ता, सब कल्चर मिलके फिर एक पाकिस्तान बनता है, जिसपे एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक खास इवेंट है जिसको हम अपने रंग बरंग ऑफ पाकिस्तान के, कलर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से सेलिब्रेट करते हैं जी। वो उसमें हम ये करते हैं कि हर कल्चर को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों के अंदर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि बच्चों के जो आजकल स्कूल हैं, स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जब हम पढ़ते थे या हमसे भी बड़े जब आप लोग जब पढ़ते होंगे, तो उन दिनों में ये छोटे छोटे दिन सेलिब्रेट किए जाते थे, जिसकी वजह से हमें नो हाउ है कि 6 सितंबर किस वजह से सेलिब्रेट की जाती है, 28 मई को क्या हुआ था, 11 सितंबर को क्या हुआ था। वो पहले बाकी वो छुट्टियां भी हुआ करती थी, पता भी चल जाता था। अब तो छुट्टी होती थी तो छुट्टी को मनाया जाता था, थोड़ी देर के लिए स्कूल बुलाया जाता था, फिर वो सेशंस होते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, जिससे बच्चों के अंदर एक नॉलेज बढ़ती थी कि हमारे हीरोज कौन है। अफसोस की बात आज ये है कि हमारे बच्चों को ये पता नहीं कि हमारे असल हीरोज कौन है। हाँ, हम उस दिन छुट्टी कर लेते हैं। अब बच्चे हमसे पूछते हैं 6 सितंबर को या 28 मई हो या 11 सितंबर हो, इवन 14 अगस्त हो, तो बच्चे को सर कल तो छुट्टी है। लेकिन जब हमसे ये सवाल करते हैं कि बेटा आज छुट्टी किस चीज की है, तो अफसोस के ज्यादातर बच्चों को ये इल्म नहीं होता कि कल कौन सा दिन है। इसके लिए हम जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा सबसे बड़ा इसमें अभी हाथ ये है कि हम काम कर रहे हैं इस पे कि हर दिन को सेलिब्रेट किया जाए। वो फिर वो हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो कितनी तादाद में वो लोगों को जमा कर सकते हैं, कहाँ पे किस तरह इवेंट कर सकते हैं। तो हमारा ज्यादातर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान का, तो वो यही है कि हम सब हर दिन को सेलिब्रेट करें, और यूथ के साथ, उन बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। जैसे वाजिद साहब बता रहे हैं यूथ के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि आजकल के यूथ को क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने अपने जो है फ्यूचर को बनाना चाहिए, आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? एज ए यूथ एक्टिविस्ट अगर बात की जाए तो एज ए यूथ एक्टिविस्ट तो ये कि हम अपने टैलेंट को प्रमोट करें। ठीक है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप किस तरीके से इन्हांस कर सकते हो उसको, उससे प्रमोट करो। और मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि हमें इस चीज़ पे आगे जो है लेके जाना चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज़ की, हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बट प्लेटफॉर्म की ना कमी होती है। प्लेटफॉर्म अच्छा मिले ना, आप बैक चले जाए, बैकवर्ड जाए, तो बैकवर्ड के अंदर तो फिर क्या करना चाहिए? प्लेटफॉर्म का इंतजार करना चाहिए या खुद से मौके पैदा करने चाहिए? वो अगर आपके पास मौका आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे पता चल रहा है कि हाँ आजकल यूट्यूब सब यूज कर रहे हैं, फेसबुक सब, कौन सी सोशल नेटवर्किंग है कोई यूज नहीं कर रहा, आप उसका सही यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप एक अच्छा मैसेज रिकॉर्ड करें कि अगर आप यूथ एक्टिविस्ट हैं या आपके
अगर गिरफ्त करेंगे तो आपके हाथ में आएगी, तरफ ढीला छोड़ देंगे तो फिर वो आपके हाथ आते भी चली जाएगी। इसमें ये होता है कि औरतों के लिए तो यहाँ के समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं और कई मौके अच्छे भी होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि घर के भी मसाइल हैं, उसके बाद जो कम्युनिटी है उसके भी मसाइल हैं, तो किस तरह से उनको आगे आना चाहिए? गर्ल्स का बेसिकली ये मसला आता है कि फर्स्टली हम अगर अपने घर से लें तो परमिशन आती है, फिर माहौल आता है कि आप जिस जगह जा रहे हो आपका माहौल क्या कह रहा है, आपको वो पॉजिटिव है या नहीं है, आपके इर्द गिर्द के जो माहौल के लोग हैं सही है या नहीं आते। क्योंकि सबसे पहले जब हम घर से निकलते हैं गर्ल्स इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली गर्ल हूँ तो मैं भी निकलती हूँ, तो मेरे भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि माहौल क्या होगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सेफ जगह है या नहीं। तो आपको अपना इरादा सबसे, और अगर मैं ये देखूँ और मैं यही आज की यूथ जो गर्ल्स होती हैं अगर मैं बोलूँ तो हर इंसान के अंदर जो है ना एक समझने की हिंस होती है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ या किसी थर्ड पर्सन के सामने बैठी हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है, वो सोच क्या है। सबसे बड़ी हमारी साइकोलॉजी होती है जिसको हमें जज करते हुए उस बंदे को है ना तैयार करना होता है, एनालाइज करना बिल्कुल होता है कि हम किस तरीके से, अगर ये है तो अगर आप सेटिस्फाई अपने दिल की सुने, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप वो कदम उठाएं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा कि अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे, दिल कह रहा है नहीं ये सही नहीं लगा, नहीं है, पेरेंट्स से मशवरा करें कि ये बात इस तरीके से अगर आप उम्मीद करते हैं तो मैं मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि वो फेथ भी करे और खुद को फैसला लेने वाले टाइम सोचना भी चाहिए कि मैं किस तरह से फैसला। बड़ी चीज होती है फैमिली सपोर्ट करती है, और फैमिली के बगैर तो बंदा नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ी चीज होती है जो फैमिली सपोर्ट करती है। क्योंकि हमारा घर जब हम घर से निकलते हैं ना तो पहले हमारी आती है फैमिली की सपोर्ट, हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट, तभी हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर मैं यहाँ आज हूँ मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ, उनकी ट्रस्ट की वजह से हूँ। अगर वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते मौका आने पर तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, शायद मैं एक्टिविस्ट भी नहीं होती जो मैं, अगर एक तरीके से नॉर्मल वे में देखा जाए नॉर्मल गर्ल जो होती है अपनी स्टडी कंप्लीट करी, जॉब कर ली मामूली सी और घर में बैठ जाती है। नहीं, अगर मैं यहाँ हूँ तो फैमिली सपोर्ट और समझ कर हूँ कि हाँ अगर मैं इस जगह गई हूँ तो मैंने इस बंदे को देखा था, वो इस तरीके से था और फ्यूचर देखा कि मेरा फ्यूचर है कि चीजें हैं। हमें ये है कि अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंट हालात से लड़ने का हौसला होना चाहिए। बिल्कुल। भाई साहब बात कर रही थी कि आप एज ए सिंधी और सिंध में रहने और उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो सिंध की बच्चियों के हवाले से आपके जहन में क्या आता है उनको कि एक देखो कि पहले प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चियां आती हैं, उसके बाद जो हाई लेवल की या आगे हायर एजुकेशन में बच्चियां ज्यादातर जो है वो नहीं जाती, इसके सबब असबाब और इसकी क्या है, आप क्या समझते हैं इसके? जी ये मैं इस पे ये चीज कहूँगा कि एक ट्रेंड चल रहा है पुराना कि एक तो डर है, जैसे कहते हैं कि सिंधी में कहावत है कि एक मच्छी खराब तो पूरा तालाब खराब। सो उसकी वजह से मतलब कई के केसेस हुए जिसकी वजह से आज तक भी लोग डर रहे हैं, क्योंकि इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए। तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो माहौल चल रहा है अभी ऐसा कुछ भी नहीं, तब्दीली आ चुकी है बिल्कुल। बच्चियां पढ़ रही हैं माशाल्लाह और हमारे शाना बशाना काम कर रही हैं। हालांकि जो हमारी फील्ड है जो हमारी यूथ एक्टिविस्ट की स्पेशली, तो हम वॉलंटियरली वर्क करते हैं, हमें कोई पेड वर्किंग नहीं होती हमारी, फिर भी हमारे साथ जिस तरह से गर्ल्स कंधा कंधे में मिलाकर हमारे साथ चल रही हैं, ये एक हमारे लिए प्राउड फील करने की बातें हैं। इन चीज़ों को नेगेटिव आप नहीं लें, इन चीज़ों को में आप देखें कि जो बच्ची जो निकल रही है हमारे साथ वो भी हमारी बहन है। अगर हम जब वर्ड आ जाता है जब बहन का या माँ का, तो उसको आप वो रेस्पेक्ट भी दें, वो आदाब, वो चीजें सारी उस पे आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हैदराबाद का जो माहौल है या कराची में तो पहले से ही था ये यूथ एक्टिविस्ट का, लेकिन हैदराबाद में इस वक्त मैं आपसे बात करूं कि 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और ज़्यादातर काम का ये है कि 99% में अगर वॉलंटियरली वर्क हो रहा है और बेहतरी के लिए हो रहा है। बेहतरी के लिए यूथ किस लिए काम कर रही है, ये चीज़ देखा जाए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से दो चीज़ों के लिए काम कर रही है। एक है हमारी यूथ की बेटरमेंट के लिए कि नौजवान आगे आए, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दीजिए वो आगे आए, वो आगे आकर खुद को मनवा सकें, और दूसरा मुल्क की बेहतरी के लिए
यहाँ पे ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये यहाँ पे कोई सियासत नहीं हो रही कि मैं किसी को नीचा कर दूं, उसको नीचा कर दूं, नहीं, पॉजिटिविटी की बात हो रही है। हम मुल्क के लिए काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि हम मुल्क के लिए, और सच्ची नीयत, जाहिर बात है जो बगैर पैसों के बंदा काम कर रहा है तो उसकी नीयत साफ ही होगी। नीयत ऐसे, मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली कोविड का इशू चल रहा है, तो जब कोविड के दौरान हमने 365 फैमिलीज को हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, तो उसमें जब हमें वॉलंटियर्स की नीड पड़ी तो हमने, मेरी टीम के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं इस वक्त, तो हमने एक ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ा, जूम पे हमने एक ऑनलाइन मीटिंग रखी, क्योंकि जब हम पेड नहीं करके ज़बरदस्ती हम किसी से काम नहीं ले सकते। तो लाइफ थ्रेट थी, हमने सीधी बात उनसे की कि भाई लाइफ थ्रेट है, लोगों के बीच में जाना है, और डर इतना था लोगों के, जब रश में भी आपको जाना है और राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात अफसोस है मैं इस बात का कि ऐसे हो गए थे उस वक्त, तो लोग छीन रहे थे, बहुत परेशान हालात, मुआशी तौर पे डिस्टर्ब हो गए थे इसमें। जब वो, इसलिए हमने उनको कहा कि फ्री हैंड दिया कि जो वॉलंटियरली आना चाहे लाइफ थ्रेट के अंदर, जो आना चाहे वो आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी लड़कियों ने हमारा साथ दिया, लड़कियां आई वहाँ पे। हमने पूरे हैदराबाद के अंदर तीनों तालुकों के अंदर के साथ साथ कोटरी को बड़ा हमने टारगेट बनाया हुआ था कि काफ़ी ऐसी फैमिलीज हमारी नज़र से गुजरी जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स पहुंचने के बाद जो रियलिटीज देखी तो रोने जैसे उनके हालात। इसमें एक और भी चीज़ आ रही है कि हमारे जो यूथ है वो जल्दी में अपने आप को मनवाने की कोशिश में शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, उनके लिए क्या सजेशन आप करते हैं? हाँ, मैं किसी और टीवी शो पे भी ये बात कर चुका हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी और मुल्क के साथ। अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ ऐसी हो कि लोग आपको देख के आपके जैसा बनने की कोशिश करें, ना कि हम किसी और की तरह बनने। मैं जितने भी हैदराबाद के अंदर आज इवेंट हुए या जितने भी इवेंट्स होते हैं, उसके पीछे सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है वो यूथ की होती है, जो बेचारे मेहनत करते हैं। लेकिन एक चीज है कि यूथ को इतना प्रोमोट नहीं किया जा रहा। अगर देखा जाए तो ये आ रहा है कि जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें यूथ के 6 महीनों की मेहनत होती है, 3 महीनों की, एक दिन के अंदर सिलसिला चलता है। हाँ, तो उसको भी प्रोमोट किया जाए। मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मेरे पास और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास में, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा बनाने का रिकॉर्ड मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। 1700 मीटर का हमारे पास फ्लैग का है, जो अभी भी हमारे पास मौजूद है, कि हैदराबाद के लिए ऑनर है ये। हाँ जी, लेकिन अफसोस वही बात कि वो आज तक के पूरे हैदराबाद के लोगों को पता नहीं है, एप्रिसिएशन में लोगों को भी आज भी ये यहाँ तक के पता नहीं कि ये रिकॉर्ड हैदराबाद के पास है। ये वाजिद, और सिंध का कल्चर भी है कि आप दूसरे को सपोर्ट करें, अपने पड़ोसी की सपोर्ट करें, और यूथ जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो ये तो हमारे कल्चर में भी है। ओवरऑल आप इसी सारी चीज़ों को साथ हम बात कर रहे थे सिंध के कल्चर के हवाले से, तो सिंध के कल्चर में टोपी अजरक भी हमारा कल्चर है, इसके अलावा आप इस कल्चर में और कौन सी चीज़ें देखते हो? ये जो हम पहन कर बैठे हुए हैं, टोपी हो गई, अजरक हो गई, ये असल में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी जब 2009 से पहले भी कल्चर डे नहीं होता था, क्योंकि ये तभी से हम ये इज्जत में एक अपने माँ बहनों को पहनाते थे जब वो हमारे पास घूमने के लिए आती थी। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसे, जैसे हाथ वाले पंखे थे हमारे, जो हमारी बहनें जो बनाती थी हाथ से, वो आजकल इतने नजर नहीं आ रहे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ, लेकिन गांव के अंदर, हाँ, तो नुकसान भी दिया है, नुकसान भी हुआ है। हाँ, कपड़ों की डिजाइन्स होती थी जो हाथ से बनाए जाते थे कपड़े। इसके लिए मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि इसकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जैसे वर्कशॉप हम आजकल टेक्नोलॉजी पे करवा रहे हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के ऊपर टेक्नोलॉजी हो, या कंप्यूटर की वर्कशॉप, ऑनलाइन अर्निंग की वर्कशॉप्स हो रही हैं। तो ऐसा कोई इदारा आ जाए जो कि इन चीज़ों की वर्कशॉप कराए, जिससे 2 फायदे में हो सकते हैं। एक तो वो माएँ बहनें हमारी जो बेरोजगार हो गई हैं उनको भी आप एक मोटिवेशनल सेशन के तौर पे, स्पीकर्स के तौर पे सामने ला सकते हैं, ट्रेनर्स को, उनको ट्रेनर बना लें, और हमारे जो आज की जो नौजवान नस्ल है उसको इन चीज़ों का इल्म होगा कि ये भी चीज़ें हैं हमारे कल्चर का हिस्सा। आप किस तरह से इसी कल्चर को, जिस तरह हम टोपी और अजरक की बात कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों में कल्चर को कहाँ पे आप देखती है? बाकी चीज़ों के अंदर ये है कि अगर गर्ल्स में लेकर आए या एज अ
वाई में लेकर आए, तो उसमें दोनों में ही ये कल्चर को प्रमोट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लेकर आए हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ वंडर्ड है इस चीज़ के अंदर, सिंधी तरीके की बनाना और उसके अंदर जो है हैंड क्राफ्टिंग वगैरह होती है, तो इसमें भी देखी जाती है हमारे इस कल्चर को। क्यों? क्योंकि जब वो बनाते हैं तो उसमें दिखती है वो चीज़। और सिंध की ये चीजें तो इतनी है कि वो दुनिया लेवल तक उसको जो है वो सपोर्ट की जाती है। पसंद की भी जाती है। बहुत एनजीओ वाले हैं, मैंने देखा है कि वो ऑर्डर देते हैं, जैसे इंटीरियर साइड की जो होती है औरतें होती हैं माशाल्लाह, क्योंकि उनकी है ही कल्चर पे काम ही सारा घर में यही करते हैं, और उनके हाथ में एक कहते हैं आर्ट है, एक मैजिक है, तो वो बना के उनको कहती है कि आप इस तरीके से हमें दें, हम आपको इसका बजट देंगे। जाहिर सी बात है वो जब मेहनत कर रही है तो उनका हक बनता है कि वो बजट, तो उनकी जब वो चीज़ों को देखती हैं तो बहुत इम्प्रेस भी होती है और उसको देखते हुए वो आगे प्रमोट करती है। इसकी मार्केटिंग के हवाले से क्या समझते हैं? क्योंकि इस जितना घरों में काम होते हैं, वो औरतें जितनी मेहनत करती हैं उतना उनको उजूरा, उनकी इतनी सारी जो है मुआवजा नहीं दिया जाता, उसकी वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर उसकी जो साइज है वो कम हो जाती है। इसको किस तरह से मार्केटिंग इस तरीके से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इलाके में, आपके गांव में इंटीरियर साइड से ज़्यादा लोग गांव साइड से होते हैं, तो अगर आप वहाँ से वहाँ पे किसी एक पर्सन को भी, मैं 100 में से एक पर्सन को कहूँगी, अगर किसी को पता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से प्रमोट हो सकती है थ्रू एफबी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कहते हैं एक अगर आप इतनी सी चीज़ भी लगा देंगे ना तो वो प्रमोट हो जाएगी। अगर किसी को आता है तो आप या नहीं, आप किसी ऐसे थर्ड पर्सन से पूछें कि ये मैं कर रही हूँ तो किस तरीके से मैं इसकी मार्केटिंग कर सकती हूँ। आप अपना पेज बनाएं, आप यूट्यूब के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाकर सेंड करें कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये चलाते हैं, ये लोग जो हैं एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये किसी को शहरी एरिया पे अगर किसी को पता है सिटी साइड से, तो आप वहाँ जाएँ, उनकी देखें, वहाँ से लेकर आए, कलेक्ट करें, अपनी सेल करें, स्टॉलिंग लगाएं, स्टॉल से भी मार्केटिंग होती है। आप अपने आप को बताएं कि हमारे यहाँ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है, हम शॉल भी बना देते हैं। मतलब इसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया के साथ लोगों को अटैच होना चाहिए और उसका पॉजिटिव यूज करना चाहिए, वहाँ पे पेज बना के चीजें सारी जो है। और आजकल तो वैसे भी कोविड-19 के बाद तो ये हो गया कि ऑनलाइन सारा सिस्टम ही हो गया है। वही बात आ गई, हम पहले ये देखते थे नहीं हम ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, पहले 50% लोग करते थे, अब ज्यादा, अब तो ज्यादातर हो गया है। आजकल एजुकेशन से की क्लासेस से लेकर सेल जितनी भी हो रही है, और आजकल जो मार्केट के अंदर ऑनलाइन नहीं है तो माना कारोबार खत्म है उसका। सही बात है। भाई साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं और यूथ के लिए आपका मैसेज क्या है? यूथ के लिए मैसेज ये है कि सबसे पहले का दौर खत्म हो चुका है कि मेरे पास टैलेंट है, मैं कैसे सामने लाऊं। आजकल 3000 का 4000 का मोबाइल हर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है आपके दोस्तों के पास होगा, उसको उठाएं और अपना टैलेंट जाहिर करें और यूट्यूब पे फेंक दें। आप यूट्यूब नहीं, फेसबुक पे अगर आपके पास अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रह सकती। इसमें काफ़ी हमारे जो अभी स्टार बन चुके हैं, जिनके मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, लेकिन वो ये थे कि वो मोबाइल के थ्रू आए, मोबाइल के थ्रू उनको कोई डिजिटल चैनल कुछ भी नहीं मिले थे, सोशल मीडिया और आइडेंटिफिकेशन इसके अलावा कुछ भी पहले नहीं थी, लेकिन अब वो सितारे बन गए हैं। जैसे कि बिल्कुल ये सिंध में बहुत से नाम ऐसे हैं। बिल्कुल टेक्नोलॉजी ने आपके लिए जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि मैं अगर घर पे बैठकर एक चीज को, अगर मैं ये टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, किसी भी अगर डाल दी, एक बार वो चीज आपकी वायरल हो जाए तो आपके सामने हजारों ऐसे अभी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो दिन रात को रात सुबह को वो स्टार बन गए हैं। तो हम आज आप लोगों ने हमें टाइम दिया, आप लोगों की मेहरबानी कि आप हमारे शो में आए, और मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप यूथ के हवाले से जो आप लोगों का विजन था वो लोगों तक पहुंचा, और उम्मीद है कि आप इस हवाले से मज़ीद बेहतर काम करेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे मेहमान थे जिन्होंने यूथ के हवाले से बहुत अच्छी बातें बताई, और ये भी हमारा ही कल्चर है कि हम दूसरों को किस तरह से सपोर्ट करें। और हमारे मेहमानों का कहना भी यही था कि वो अपने आप को प्रोमोट सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, और अपने अंदर कोई भी टैलेंट है तो उसको जो है सोशल मीडिया के थ्रू जाहिर करें,
ताकि दुनिया उसको देखे और फिर वो उससे जो है अपने आप को जो है मनवा सकते हैं। तो आज के इस सिंध के कल्चर डे के हवाले से, इसकी सकाफत के हवाले से सारा दिन हमारी नशरियात में मुख्तलिफ हमने मेहमानों के साथ कचहरी की, और आज इस सारे दिन को हमने जो है ईद के दिन के तौर पे मनाया। एक दफ़ा फिर हमें जो है वो इजाज़त दें, फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो अपने होस्ट मोहब्बत मंगरियों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।